बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड टेस्ट चैनल में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम एसएसटी का 15 नवंबर 2018 का बैच 3 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने तकरीबन 66 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चन रहते हैं। जो पेपर सोशल मीडिया पे मिला वो काफ़ी धुंधला था, जिसमें 67 से लेकर 73 तक MCQs मैंने काफ़ी कोशिश की उसको समझने की, लेकिन वो धुंधला होने की समझ ना आया। तो वो 7 MCQ छोड़कर 74 से 100 तक बकिया MCQs अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो 73 से ऑनवर्ड MCQs हैं, 74 से ऑनवर्ड, वो इस साइड पे हैं जिससे मैं अभी ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस बोल्ड किए गए हैं, पहले भी इसी से मैं डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी गलत भी हैं, काफ़ी ठीक भी हैं। तो मैं साथ साथ जो ठीक होंगे उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा और जो गलत होगा, मीन ये सी ऑप्शन अगर इन केस गलत हुआ तो मैं इसकी जगह जो ठीक ऑप्शन होगा उसको साथ साथ टिक करता जाऊँगा। तो आज का जो पहला MCQ है 74, पिछले 7 MCQs छोड़ दिए गए हैं समझ ना आने की वजह से, क्योंकि वो बहुत धुंधले थे, पता ही नहीं चल रहा था कि पढ़ा ही नहीं जा रहा था। 74 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं जी। 74 MCQ है जी, मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए एन आर्ट, ऑप्शन बी अ साइंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मीन बोथ आर्ट एंड साइंस, ए एंड बी का ये मतलब हुआ, एंड डी नन ऑफ दीज। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सी बोथ ए एंड बी इसका राइट ऑप्शन है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। Question number 75. The concept of classroom management is more broad-based, involving the principle of management relating to instruction and जी दोबारा लाइन पढ़ते हैं ताकि पहले स्टेटमेंट समझ आए। द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम की मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, इज़ मोर ब्रॉड बेस्ड इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि वो ज़्यादा वसी है, उसका दायरा का बहुत वसी है। इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्रिंसिपल मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, मतलब शामिल किए जाते हैं। रिलेटिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी डिसिप्लिन, ऑप्शन सी डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जी तो राइट ऑप्शन बी जो है वो डिसिप्लिन है। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, वो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, फॉर सक्सेसफुल टीचिंग, कामयाब टीचिंग के लिए क्लासरूम अरेंजमेंट इज सिस्टमैटिक वे टू इंक्रीज अप्रोप्रिएट। हाँ जी, क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है कामयाब टीचिंग के लिए, क्लासरूम की मैनेजमेंट का अरेंजमेंट का बहुत रोल होता है। तो क्लासरूम की अरेंजमेंट जो है वो किस चीज़ को इंक्रीज करती है? आप अचीवमेंट को, बी बिहेवियर को, सी कैरियर को, डी नन ऑफ दिस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बी इज़ द राइट ऑप्शन, मीन बिहेवियर को, वो मौजूद बिहेवियर को इंक्रीज करती है क्लासरूम एंड जो अरेंजमेंट है क्लासरूम की, जो सीटिंग अरेंजमेंट हो गई या कुछ बाकी अरेंजमेंट सारे जो है वो बिहेवियर को मुतासर करती है। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर सक्सेसफुल टीचिंग फ्रूटफुल पर्पज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड taught is meant to guide the students towards, के कामयाब टीचिंग के लिए जो बेहतरीन पर फ्रूटफुल पर्पज ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब ताल्लुकात का मकसद जो है टीचर एंड टॉट दोनों के दरमियान, मीन टू गाइड द स्टूडेंट टू वर्ड, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को आपने गाइड करना है किस तरफ? सेल्फ मोटिवेशन, बी सेल्फ अरेंजमेंट, सी सेल्फ डायरेक्शन, डी नन ऑफ दिस। जी तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेल्फ मोटिवेशन।
क्वेश्चन नंबर 78, द चीफ ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़ टू एनकरेज pupils के टीचर की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो क्या है? pupils मतलब शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, टू सुपरवाइज देयर एक्टिविटीज़, और उनकी सरगर्मियों को सुपरवाइज करना, सुपरविजन में आ जाता है, उनको देखना, उसमें करेक्शन करना, एंड टू प्रोवाइड देम नेसेसरी, हाँ जी, और उनको क्या करना? प्रोवाइड करना टाइम, प्लेस या गाइडेंस या नन ऑफ दिस। गाइडेंस मतलब जब वो सुपरवाइज कर रहा होता है एक्टिविटीज़ को, तो उसमें जो कमी बेशी होती हैं उनको वो गाइड करता है कि यहाँ से यहाँ ये इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। स्टूडेंट्स को साथ साथ इनकरेज भी करता है, सुपरवाइज भी करता है और उनको गाइड भी करता है। 79 क्या है जी? अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंस अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज हैं। यहाँ पे बिहेवियरल साइंस अप्रोच मतलब बिहेवियरल, ये एक थ्योरी है, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, जो मैस्लो की थ्योरी है एक्चुअली ये। और ये बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, इसको हम दूसरा नाम ह्यूमन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, बिहेवियरल साइंस अप्रोच भी कहते हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, और ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। इसकी बात हो रही है टू मैनेजमेंट। इसका क्या मकसद है? द बेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ ट्रू साइंस। इनका कहना है कि बेस्ट मैनेजमेंट जो है वही हकीकी मानों में साइंस है। देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, कि जॉब में अच्छा परफॉर्म करने का यहाँ पे सिर्फ और एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। सी मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट एक्चुअली लोगों को, अपने अंडर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको डेवलप करना है, ना कि उनको डायरेक्शंस देनी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। मैनेजमेंट का काम अपने पीपल्स को, अपने जो नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, उनको, अपने राया को आगे डेवलप करना है, ना कि उनको डायरेक्शन देना है। डायरेक्शंस देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैनेजमेंट का काम उन डायरेक्शंस को फॉलो करवाना है अपने अंडर वर्कर्स से। क्लियर हुआ? अपने अंडर जो वर्कर्स हैं उनसे वो डायरेक्शंस फॉलो करवानी है। डायरेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती हैं। ठीक हो गया? तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, the area of behavioral science application that emphasize the importance of common understanding and its assessment is। जी स्टेटमेंट पे गौर करेंगे तो आगे MCQs क्लियर होंगे। यहाँ पे तीन एक जैसे ऑप्शन MCQs हैं, 80, 81 और 82। तीनों के ऑप्शन सेम है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। यहाँ पे भी यही है, नेक्स्ट में भी यही है, 82 में भी यही है, लेकिन स्टेटमेंट में फ़र्क है। स्टेटमेंट पे गौर करना है। द एरिया ऑफ बिहेवियरल साइंस एप्लीकेशन डैट एम्फेसाइज, मतलब बिहेवियरल साइंस अप्रोच जिसके पीछे बात हो रही है, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी की बात हो रही है उसी को यहाँ पे, कि उसमें तीन एरियाज़ होते हैं, ज़्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन की बात हो रही है, कि ऐसा एरिया जो कि ज़ोर देता है किस चीज़ पे? द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स असेसमेंट। आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे जो जोर देता है जो एरिया, वो क्या है? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप या नन ऑफ दिस। जी डी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेक्शन की बात हो रही है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन कॉमन इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन की जो बात हो रही है मीन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन से इंटरेक्शन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, द एरिया ऑफ बिहेवियरल साइंस रिसर्च that focuses on the personal factors underlying high productivity as well as high morale is the area of employer। A option communication, B motivation, C leadership या none of these। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी बिहेवियरल साइंस अप्रोच की बात हो रही है कि ये फोकस करती है किस पे? ऑन द पर्सनल फैक्टर्स, मतलब ज़ाती, जो हर बंदे की ज़ाती मसाइल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उन पे। अंडरलाइंग हाई प्रोडक्टिविटी एज वेल एज हाई मोरल इज़ द एरिया ऑफ एम्प्लॉयर। किस में आ जाता है जी?
ये आ जाता है मोटिवेशन में। मोटिवेशन में क्यों आ जाता है कि इसमें बात हो रही है सेल्फ एनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स की जो बात हो रही है कि इंसान की अपनी जो ज़ाती उसकी लगन है, कोशिश है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, मतलब है आगे बढ़ने के लिए, जो उसकी अपनी सारी काविश है जो वो अपने आप से ज़ाती तौर पे कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन होते ही ये है कि इनर मोटिवेशन, जैसे हम कह सकते हैं एक आउटर मोटिवेशन होती है, एक इनर होती है। इनर ये होती है कि जो इंसान के अंदर से एक शौक, एक लगन होता है कोई काम करने का, आगे बढ़ने का, तो ये मोटिवेशन में आ जाएगा जी। 82 the area having to do with identifying personal characteristics and situational factors leading to management सक्सेस, हाँ जी। और बिहेवियरल साइंस थ्योरी, जैसे हम बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी कह रहे हैं, उसका एक एरिया जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशनल फैक्टर्स को लीड करता है, लीडिंग की बात आ रही है टू मैनेजमेंट सक्सेस, मैनेजमेंट को कामयाब करने के लिए, वो क्या है जी, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये लीडरशिप। तो लीडिंग से वर्ड लीडरशिप रिलेट कर रहा है, तो ये क्योंकि यहाँ पे लीडिंग क्वालिटीज़ की बात हो रही है, तो ये लीडरशिप इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, the principle that a subordinate should receive order and be responsible to only one boss is known as, जी ऐसा प्रिंसिपल कि सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबल के एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा और उसी को वो जवाबदेह होगा, ये क्या कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, या नन ऑफ दीज। जी डी स्टूडेंट, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, नॉट स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल की क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बात हो रही है द प्रिंसिपल डैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव, सबऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही है। जो सबऑर्डिनेट है वो रिसीव करता है ऑर्डर्स और रिस्पॉन्सिबल होता है एक ही बॉस को, तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। सबऑर्डिनेट से रिलेटेड ये बात हो रही है कि वो एक ही आदमी से ऑर्डर्स लेगा और उसी को जवाब देगा, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल सबऑर्डिनेट से हटकर जो उसका बॉस है उस पर बात चली गई कि आप इसमें बॉस समझ लें, मैनेजर समझ लें कि मैनेजर, एक मैनेजर के अंदर जो 5 या 7 उसके असिस्टेंट या उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो वो कंट्रोल करता है और उन्हीं के वो कामों का आगे हायर अथॉरिटीज़ को जवाबदेह होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर जो है वो मैनेजर काम कर होता है, और मैनेजर के अंदर 5 या 7 या 10 असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं। उन असिस्टेंट की कारकर्दगी का जो जवाबदेह होता है मैनेजर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वो कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। कि मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वो 5 या 10 असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट हो गए या उसके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ वाले, जिनको वो मतलब जैसे आप एजुकेशन फील्ड में कह सकते हैं कि सीईओ के अंडर डीओज होते हैं, तो सीईओ थोड़े ही किसी और लोगों को बुला के पूछता है, वो डीओज से कारकर्दगी पूछता है। डीओज के अंडर क्या होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एईओज होते हैं। तो डीओज का काम स्पैन ऑफ कंट्रोल एईओज हैं या स्कूलों के हेड मास्टर हैं, और सीईओ का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डीओज हैं, ठीक हो गया जी। और डीसी का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो सीईओज हैं, मुख्तलिफ महकमों के, फाइनेंस के, हेल्थ के, एजुकेशन के, ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, a managerial approach that uses those aspects of management school that meet unique need of individual manager is called, मीन मुख्तलिफ मैनेजमेंट के स्कूल्स के मुख्तलिफ पहलुओं को इकट्ठा करना और मतलब है वर्क करना, डैट मीट यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल, जो किसी एक इंडिविजुअल की नीड से मीट करते हों, मतलब मुख्तलिफ पहलू एक ही चीज़ से
से रिलेट करते हो तो वो मुख्तलिफ पहलुओं को इकट्ठा करना जो है वो एक्लेक्टिक कहलाता है, ना कि बिहेवियरल क्वांटिटेटिव भी नहीं, एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग भी होता है। एक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ये होता है कि आप एक सिचुएशन में सिचुएशन के हिसाब से कई मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही क्लास में इकट्ठा। मुख्तलिफ मेथड्स को इकट्ठा यूज़ करना वो क्या कहलाता है, एक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। उसमें लेक्चर मेथड भी आ गया, डिस्कशन भी आ गया, डिस्कवरी, प्रोजेक्ट, एवरी मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए a scalar chain of command, option B assigning tasks to certain people, option C quantitative and option D none of these। ये फंक्शनलिज्म जो है वो रिलेट करती है असाइनिंग टास्क टू सर्टेन पीपल्स। तो फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स क्या आएगा, बी ऑप्शन, असाइनिंग टास्क टू सर्टेन पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 86, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन डू नॉट इंक्लूड, कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं उनमें से उन फंक्शन में से इनमें से कौन सा नहीं आता। डेवलपिंग स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज। जी डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनमें ये तीनों आते हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटजी भी आती है, फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। पहले स्ट्रेटजी बनाना, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट करना, डिसाइड करना, फिर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी और अपने टेक्नोलॉजी, अपने तरीक़ाकार को, अपने मेथड को इम्प्रूव करना उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो ये सब कुछ, ये तीनों जो हैं ये फंक्शन हैं मैनेजमेंट के। ऐसा कोई भी नहीं है जो मैनेजमेंट का फंक्शन ना हो। तो डी जो है वो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो ये तो तीनों है, तो फिर नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 87, द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी इज एवेल्युएटिंग, डिस्ट्रक्टिव, एवेल्युएटिव, डिस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव, नन ऑफ दीज। ये फंक्शन ऑफ फिलॉसफी जो है वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव क्यों है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएटिविटी इसमें होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं आने वाले वक्त की ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करने पड़ते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आ गई। फंक्शन ऑफ फिलॉसफी क्या आ गई, क्रिएटिव है। द स्कोप ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन इज़, फिलॉसफी का एजुकेशन में स्कोप क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, फार्मूलेटेड या नन ऑफ दीज। जी डियर स्टूडेंट्स, ये अनलिमिटेड है। फिलॉसफी का जो स्कोप है वो क्या है, अनलिमिटेड है। किस में, एजुकेशन में, किसी और फील्ड की बात नहीं हो रही, सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है कि इसमें अनलिमिटेड है फिलॉसफी का स्कोप। क्वेश्चन नंबर 89, सोक्रेट इज द मोस्ट ऑनर्ड फिलोसोफर इन हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नन ऑफ दीज। जी सोक्रात जो था वो बहुत ही बाइज़्ज़त या बहुत ही माना जाने वाला है, जिसको लोग ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। एक ऐसा फ़िलासफ़र था हिस्ट्री में, किस जगह का था, अफ्रीका, एशिया या यूरोप का, तो यूरोप का था ये, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, बहुत ज़्यादा लोग इसकी इज़्ज़त करते थे। प्लेटो आइडियलिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्राम सोक्रेटिक टीचिंग, रोसो टीचिंग, इकबाल टीचिंग या नन ऑफ दीज। जी प्लेटोज आइडियलिज्म ड्राइव्स इट्स ओरिजिन फ्राम सोक्रेटिक टीचिंग, क्योंकि सोक्रात जो है वो प्लेटो का टीचर था। ठीक हो गया जी। और प्लेटो का जो स्टूडेंट था वो आगे अरिस्टोटल था, और अरिस्टोटल का जो आगे स्टूडेंट था वो अलेक्जेंडर था। तो सोक्रेटिक टीचिंग से प्लेटो ने आइडियलिज्म जो है ड्राइव किया। ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है जी, द डिजायर्स टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने की जो ख्वाहिश है, मीन आगे उसकी तरक्की को एक्सप्लेन करने की जो ख्वाहिश है, बाय द लॉज ऑफ नेचर, नेचर मीन कुदरत के कानून को इस्तेमाल करते हुए, आर द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल रियलिटीज़, या तमाम हकीकतों को एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना, इज़ टू बी फाउंड इन नेचर इज़ कॉल्ड। जी 2 दफ़ा नेचर की बात हुई, नेचर के लॉज को, कानूनों को यूज़ करना, और तमाम रियलिटीज़ जो अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं उनको की एक्सप्लेनेशन मतलब आपको कहाँ पे मिलेगी, ऑब्वियस बात है नेचर में मिलेगी। तो ये किस में आ जाता है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म या नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन नेचुरलिज्म है, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रोग्रेसिविज्म अप्रोचेज द वर्क ऑफ स्कूल फ्राम अ सेपरेट पर्सपेक्टिव विच इज़ अदर दैन डैट ऑफ, कि जो प्रोग्रेसिविज्म है ये वर्क करती है जॉन डेवी की थ्योरी पे।
प्रोग्रेसिव्स के जो स्कूल्स थे ये जो है ये जॉन डेवी के आइडिया पे काम करते हैं। जॉन डेवी का आइडिया था ये था कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड से लर्निंग करनी चाहिए। तो कहता है कि ये डिफरेंट है किस किस से, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म से, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म से, या नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म से। Question number 93. The Western philosopher who emphasized the practical aspects of education. जी, वेस्टर्न फिलासफर जिसने ज़्यादा जोर दिया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन पे, एजुकेशन के मतलब है अमली पहलुओं पे, वो कौन था? जॉन डेवी, रॉबर्ट हचिंस, पेस्टोलॉजी, या नन ऑफ दीज। जी, जॉन डेवी। प्रैक्टिकल वर्क पे इसने जोर दिया था कि एजुकेशन जो है वो जस्ट लिसनिंग ना हो, जस्ट लेक्चर्स ना हो, बल्कि इसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को एक्टिव होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहिए। और वो मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड है या एक्टिविटी मेथड है। प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ बच्चों को जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हों, खुद काम करें और वो लर्न करें। तो ये जॉन डेवी का एस्पेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 94। फिलासफी क्लैरिफाइज लाइफ एंड इट्स बेसिक। हाँ जी, फिलासफी जो है वो हमें क्लियर करती है ज़िंदगी कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है एक्चुअली, और इसकी वैल्यूज़ क्या है। इंफॉर्मेशन आगे वैल्यूज़ के बारे में बताती है। ऑप्शन तो 3 4 दिए गए हैं, वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, या नन ऑफ दिस। तो वैल्यूज़ के बारे में कि लाइफ क्या है और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनके बारे में हमें कौन क्लैरिफाई करता है? फिलासफी। क्वेश्चन नंबर 95। जॉन डेवी सेज दैट फिलासफी इज़ अ क्रिटिकल ओवरव्यू, क्रिटिकल रिव्यू, क्रिटिकल बर्ड व्यू, या क्रिटिकल नन ऑफ दीज। जी, ये क्रिटिकल ओवरव्यू है। फिलासफी जो है ओवरव्यू है, मतलब किस चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर एक तनकीदी जायज़ा लेना उसका, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद तनकीदी जायज़ा उसका लेने के बाद फिर नए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। ठीक है जी। लेकिन ये जॉन डेवी का आइडिया था, हर एक का मुख्तलिफ था। जॉन डेवी का ये आइडिया था कि क्रिटिकल ओवरव्यू है फिलासफी एक्चुअली, तनकीदी, क्रिटिकल आप कह सकते हैं, तनकीदी जायज़ा। वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म और जो है ये बेस है प्रोग्रेसिविज्म की। ठीक है, ये रिलेट करते हैं और ये बेस करते हैं जॉन डेवी के आइडिया पे। तो वन ऑफ द एम ऑफ द एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म इज पॉलिटिकल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, या नन ऑफ दीज। जी, सोशल एफिशिएंसी कि जब स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो एक दूसरे से उनके रिलेशंस बेहतर होंगे, एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना, खाना पीना, तो सोशली वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके सोशल रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है जी, तो सोशल एफिशिएंसी उनकी बेहतर होगी। ये प्रैग्मेटिज्म में है, जॉन डेवी के आइडिया पे ये बेस करती है। क्योंकि विच वन मेथड ऑफ द टीचिंग इज कंपल्सरी इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ट है? पीछे भी बार बार बात हो चुकी है। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्ट मेथड जो है ये टीचिंग मेथड है प्रैग्मेटिज्म का। क्वेश्चन नंबर 98। इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन टीचर इज सेंट्रल फिगर एंड। इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें टीचर जो है वो ही मरकजी हैसियत रखता है, वो ही सेंट्रल फिगर है, एंड साथ साथ वो क्या है? सेंट्रल फिगर के साथ साथ लायर है, यंग पर्सन है, स्पिरिचुअल फादर है, या नन ऑफ दीज है। तो स्पिरिचुअल फादर है, रूहानी बाप। रूहानी बाप टीचर को इस्लाम में कहा गया कि ये बाप की हैसियत रखता है क्योंकि ये रूह की तरबियत करता है। क्वेश्चन नंबर 99। द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन। एजुकेशन का जो स्कोप है वो किस पे बेस करता है? स्कोप ऑफ आर्ट, स्कोप ऑफ साइंस, स्कोप ऑफ लाइफ, नन ऑफ दिस। स्कोप ऑफ लाइफ। एजुकेशन का जो स्कोप है वो बेस करता है स्कोप ऑफ लाइफ पे। ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो हैं वो हमें एजुकेशन सिखाती है। जी, एच रग 1976 स्टेट्स करिकुलम इज रियली द एंटायर प्रोग्राम ऑफ होमवर्क, कम्युनिटी वर्क, स्कूल वर्क, नन ऑफ दीज। जी, कम्युनिटी वर्क। एच रग का कहना था करिकुलम एक्चुअली जो है ये एक मुकम्मल प्रोग्राम है कम्युनिटी वर्क का।
माशरती कामों का एक मुकम्मल प्रोग्राम है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे 27 MCQs, लास्ट 27 MCQs FPSC SST के पेपर के बैच 3 के, जो कि 15 नवंबर 2018 को हुआ। इनमें से 7 MCQs मिस हुए हैं। 4 पोर्शन में ये लेक्चर डिवाइड किया गया, बाकी 3 पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको तब रिसीव होगा। अगर बेल के आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं रिसीव होगा। और काइंडली ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।